तो किस भाव और किस राशि में बैठे, पहले तो आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिस घर के वो कारक हैं, या अपने घर या जहां उच्च के होते हैं वहां बैठे हुए हैं, 2 नंबर के कारक हैं, 5 नंबर के कारक हैं, विवाह के लिए 7 के भी कारक हैं, 9 के हैं, 11 के हैं, वो कर्क में बैठे हुए हैं, धनु में है, मीन में है, इनमें से किसी राशि में बैठे हुए हैं या भाव में बैठे हुए अच्छे कंडीशन में। अब उसके बाद सन की दृष्टि उन पे पड़ गई, तो +1, 2 अच्छे पॉइंट हो गए। मून के घर में बैठे उच्च घर हैं, तो ठीक है, वो 3 प्लस पॉइंट हो गया, दो एडिशनल हो गया, तो 3 प्लस पॉइंट हो गया। ये अच्छा कंडीशन है, ये दिखाता है कि व्यक्ति ने, और मैं भी सिर्फ D1 की बात कर रहा हूं, D9 में भी जाएंगे, और मैं जुपिटर का एग्जाम्पल हर एक घर में दूंगा कि क्या मतलब है। तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में अच्छा कर्म किया था, ये रेट्रो उसको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब वो रिजल्ट कब देगा, याद होगा अभी हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया है कि कैसे पता करें कि दशा जो है वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की है। Right. जब आपकी दशा पास्ट वाली चल रही हो, खास करके जुपिटर की महादशा में या अंतरदशा में, यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस समथिंग रियली गुड फ्रॉम पास्ट लाइफ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। आज इंटरेस्टिंग दिन दिन है, मेरे साथ है उरेश जी। अब कहना नहीं चाहिए, मतलब ये क्लास में है तो स्टूडेंट कहें जो भी कहें, हमारे मित्र हैं। इन्होंने पिछले 5-6 महीने से साथ में हैं, और ये चाहते थे कि किसी एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग साथ में वीडियो बनाएं जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड हो। और अगर मैंने पिछले जितने वीडियोस रिलीज किए हैं उसके कमेंट को जब एनालाइज किया, तो पाया कि हर व्यक्ति रेट्रो को समझना चाहता है। और जब मैं रेट्रो का रेफरेंस गोचर में या नेटल में कभी देता हूँ, तो लोग पूछते हैं ये कहाँ से आया, हाउ डू यू नो कि D9 इज पास्ट लाइफ, आप इसको गोचर में यहाँ क्यों रख रहे हो, वहां क्यों रख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने सोचा कि यही मौका है, मैं और उरेश जी इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, बड़ी नॉलेजेबल हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आई एम लकी टू हैव हिम इन माय क्लास बिकॉज ये पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर क्लास के बाद पूरी रिकॉर्डिंग सुन के और उसका नोट्स बना करके और ग्रुप में डालते हैं। सो थैंक यू उरेश जी उसके लिए, एंड आपका स्वागत है। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो ये बात है कि रेट्रो के ऊपर ज्यादा सबसे ज्यादा वो मतलब जिसे क्या कहते हैं कि अलग अलग राय है ज्योतिषियों में भी। कोई कहता है कि रेट्रो अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, कोई कहता है कि उसको पीछे उससे गिनने का, कोई कहता है, कोई अलग कहता है। तो इसके क्या मायने हैं और वो सब आपसे जानना चाहता हूँ मैं। देखो उरेश जी, जब वक्री ग्रह बोलते हैं ना, वक्री, वक्री का मतलब है पीछे, मार्गी का मतलब होता है जो स्ट्रेट चल रहा हो। जब भी हम पीछे की बात करें, तो पहले हम D1 और D9 को समझ लेते हैं। जब तक इसको नहीं समझेंगे वक्री हमें समझ में नहीं आएगा। जब आप राशि चार्ट, जब लग्न चार्ट आप देखते हो, D1 चार्ट, तो 5th हाउस को हम लोग बोलते हैं पूर्व पुण्य। जो पूर्व में आपने अच्छा किया था, और वहां दो चीजें हैं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। जब लिविंग सिग्निफिकेशंस, जब आप अपनी प्रोजिनी प्रोडक्ट को देखते हो, तो ये आपका फ्यूचर है। लेकिन जो बाकी चीजें आप देखते हो कि ये प्रोडक्ट आया कहां से, तो वो आपके पूर्व के पुण्य की वजह से कोई आपके लाइफ में आपका बच्चा बन के आया, जो आपके पूर्व के कर्म थे। पांचवा से पांचवा भवात भाव में होता है 9वां भाव, जिसे हम बोलते हैं भाग्य का भाव और फ्यूचर का भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे भाग्य पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, कितना भाग्य है। ठीक है, 3, 6, 10, 11 फ्री विल है, आप उसके हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिपेंड कितना परसेंट का फ्री विल आपके चार्ट में है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि पार्टनर प्रारब्ध से आ रहा है या इस लाइफ में आ रहा है, तो उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे कि दोनों होता है, प्रारब्ध से भी आता है, और फ्री विल के हाउस राहु, राहु अगर एसोसिएटेड है उससे, तो आप इस लाइफ में भी नई जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, 5 और 9 की जो मैं बात कर रहा हूं, 9 में देखेंगे तो अगेन लिविंग और नॉन लिविंग को आप अलग अलग कर दीजिए। जो आपके लिविंग सिग्निफिकेशंस हैं वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि ये पास से आ रहा है, और जो भाग्य है वो पांचवे का पांचवा है, तो पास्ट है। तो जिसको हम फ्यूचर समझ रहे हैं, वो सब कुछ हमारा पास्ट है। हमारी जो आत्मा है हमारे पिता के माध्यम से हमारी माँ के गर्भ में जाता है, और वहां से हमारा जन्म होता है। एक मेथड है जिससे ये पता लगाया जा सकता है, बहुत इजी है, कि जब बच्चा कंसीव कर रहा होता है उस समय उसके पिता की मानसिक स्थिति क्या होती है। ये सब 5-9 का ही खेल है, किस ग्रह से, किस लॉर्ड से देखें, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी के लिए 5 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने समझ लिया कि 9 जो है वो पूरे पुण्य का उच्चतम स्तर है। D9 जो है वो 5th हाउस का डिवीजन है, 9th हाउस का डिवीजन है। 9th हाउस आपका, मैंने कहा
कि भाई आप पीछे से लेकर के आ रहे हैं, पिछले लाइफ से, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो अगर मुझे अपने पिछले लाइफ के बारे में जानना हो तो मैं कहां जाऊंगा, कौन सा वर्ग अच्छा? वो D9 है, और एक्यूमुलेटेड पूरे 100 200 400 जन्म की बात कर रहा हूं तो D60 है। लेट्स लीव इट असाइड। लेकिन जो रीसेंट पास्ट है, जो पूर्व पुण्य से डिवाइड हो रहा है जिसके बेसिस पे, वो मेरा D9 है। इसीलिए D9 को दिमाग में रखना है। अब वक्री का मतलब क्या है? कुछ छूट गया था, समथिंग विच आई मिस्ड, सो आई एम हरी टू गो। समझना कैसे? मान लीजिए आप घर से निकले, आप अपने पार्किंग लॉट में जाते हैं, अचानक से आपको याद आता है कि यार कुछ छूट गया है मेरा। आप क्या करते हो? बहुत तेजी से आते हो, वो काम पूरा करते हो और वापस लौट जाते हो। ये वक्री का स्वभाव होता है कि बहुत ज्यादा उस समय एनर्जी रहती है, बहुत तेजी में रहते हैं। इसलिए वक्री का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत फील करते हैं। जिनके भी चार्ट में ग्रह वक्री हैं, उनको ये फील उस पर्टिकुलर कारतत्व कारका के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा फील होगा। अब मैं पास्ट लाइफ क्यों बोलता हूं? क्योंकि जब हम वक्री ग्रह को देख रहे हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी है या बुरी है, यह D9 से पता चलता है। D1 में अच्छा है, D9 में खराब हो गया, वो नीचे चला गया, क्योंकि पास्ट लाइफ में दिखा रहा है कि आपने अच्छा कर्मा नहीं किया था। वक्री ग्रह को हम लोग एक और चीज बोलते हैं उरेश जी, वो है, हम लोग कहते हैं दृढ़ कर्मा, फिक्स कर्मा। वक्री ग्रह आपके दृढ़ कर्मा को दिखाते हैं। एक मैं सूत्र देता हूं इसमें। अगर आपका कोई ग्रह पाप कर्तरी में हो, और पाप कर्तरी देने वाला एक प्लैनेट वक्री हो, तो उस व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिलेगी वह उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। वो एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है। यहां तक हो सकता है कि जो प्लैनेट पाप कर्तरी में है, उससे जो रिलेटिव निकल के आ रहे हैं उनकी डेथ भी हो जाए। एक तो पाप कर्तरी है, और दूसरा कि उसमें रेट्रो प्लैनेट वक्री इन्वॉल्व होने की वजह से वो पास्ट लाइफ का पनिशमेंट दिखा रहा है। पाप कर्तरी होने का, वक्री होने का मतलब नहीं हमेशा पनिशमेंट होता है। जरूरी नहीं कि आप ऐसी चीज भूल गए हैं जिसके लिए आपको दुख हो रहा है। हो सकता है आप बाहर जा रहे हैं, अपना वॉलेट छूट गए, ले लेंगे तो आगे के लिए अच्छा ही होगा ना। यू आर गोइंग फॉर पार्टी और समथिंग, बाहर कहीं जा रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि वक्री है तो यार बहुत खराब है, नहीं। वक्री का मतलब है दृढ़ कर्मा है जो पास्ट लाइफ से आ रहा है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। अगर वो अच्छे कंडीशन में है, अब बार बार लोग बोलते हैं अच्छे कंडीशन में बुरे कंडीशन में। भाई जुपिटर अगर रेट्रो है तो किस भाव और किस राशि में बैठे, पहले तो आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिस घर के वो कारक हैं, या अपने घर या जहां उच्च के होते हैं वहां बैठे हुए हैं, 2 नंबर के कारक हैं, 5 नंबर के कारक हैं, विवाह के लिए 7 के भी कारक हैं, 9 के हैं, 11 के हैं, वो कर्क में बैठे हुए हैं, धनु में है, मीन में है, इनमें से किसी राशि में बैठे हुए हैं या भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे कंडीशन में। अब उसके बाद सन की दृष्टि उन पे पड़ गई, तो +1, 2 अच्छे पॉइंट हो गए। मून के घर में बैठे उच्च घर हैं, तो ठीक है, वो 3 प्लस पॉइंट हो गया, दो एडिशनल हो गया तो 3 प्लस पॉइंट हो गया। ये अच्छा कंडीशन है, ये दिखाता है कि व्यक्ति ने, और मैं अभी सिर्फ D1 की बात कर रहा हूं, D9 में भी जाएंगे, और मैं जुपिटर का एग्जाम्पल हर एक घर में दूंगा कि क्या मतलब है। तो ये दिखा रहा है कि व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में अच्छा कर्म किया था, ये रेट्रो उसको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब वो रिजल्ट कब देगा? याद होगा अभी हम लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस किया है कि कैसे पता करें कि दशा जो है वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की है। राइट। जब आपकी दशा पास्ट वाली चल रही हो, खास करके जुपिटर की महादशा में या अंतरदशा में, यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस समथिंग रियली गुड फ्रॉम पास्ट लाइफ। एंड दैट कैन बी टेल कि हाँ, क्या वो बताया जा सकता है कि भैया क्या अच्छा हो रहा है। वो आप देख लीजिए जुपिटर किस घर में बैठा है, क्या लॉर्डशिप लिए हुए है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि प्लैनेट जो भी रिजल्ट लेता है अपने लॉर्डशिप जहां का वो लॉर्ड है वापस लेकर के जाता है। तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो आपके 4 और 7 के मालिक हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भाई घर मकान गाड़ी माता जो भी है उस घर से, 7वां पत्नी व्यापार जो भी है उनसे बहुत अच्छा होने वाला है उस अंतरदशा में। अगर जुपिटर की वो अंतरदशा का जो एक सर्टेन पीरियड है, वो भी पूरा नहीं होता, आपको ही पता है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो पीरियड निकलता है कि पास से रिजल्ट लेके आ रहा है, गारंटीड अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बोले खराब स्थिति में है, भाई जुपिटर एग्जॉल्टेड है, बहुत बढ़िया है। एग्जॉल्टेशन का मतलब मैंने बहुत बार समझाया भी है। जब आप फील करते हैं दैट आज आप सब जानते हैं,
यू आर कॉन्फिडेंट। अब सैटर्न की दृष्टि पड़ गई, राहु ट्राइन में आ गए, ठीक है। तो ये दोनों ग्रह, सैटर्न तो फिर भी न्यूट्रल है, लेकिन राहु जो है उनको नहीं पसंद है, क्योंकि धर्मा से उनको कोई लेना देना है नहीं। जब इस तरह से मैलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़े, या मान लीजिए कि एक और ग्रह उसमें डाल देते हैं, मार्स उनके फ्रेंड है, लेकिन नीच के मार्स, क्योंकि जब प्लैनेट नीच हो गया तो काहे का फ्रेंडशिप। समबडी हु इज इन जेल, वो आपको क्या सपोर्ट करेगा? मन से चाहेगा ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा, उल्टा नेगेटिव रिजल्ट है। मिलने जाएंगे, हो सकता है थानेदार आपको भी जेलर पकड़ ले, यार आ जाओ, कहाँ आए हुए हो यार। तो लोग तो जाते भी नहीं है मिलने के लिए। अगर उसकी दृष्टि पड़ गई, 3 हो गई, आपको देखने में लग रहा है प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, रिजल्ट जो है वो मिनिमाइज होते चल रहा है। तो सबसे पहले देखें कि जो वक्री ग्रह है उसकी स्थिति क्या है, D1 में वो किस स्थिति में है। इसी वक्री ग्रह को, जो नेटल की मैं बात करूं, मैं गोचर की भी बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि नेटल चार्ट जो है वो फिक्स चार्ट है, जो आपका गोचर का जिस समय आप जन्म लिए थे। तो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके पास से क्या क्या दृढ़ कर्मा जो है आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आपकी दशा अंतरदशा आप डिकोड कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाती है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या नुकसान या फायदे होने वाले हैं। इसको आप D9 में ले जाके देखें, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको पता करना हो कि कहां इसका नुकसान होने वाला है, और उससे भी ज्यादा कि मैंने क्या गलती करी है पिछले लाइफ में। मान लीजिए रेट्रो जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, D9। अब D9 को पास्ट क्यों बोलते हैं, पहले तो ये समझ लें। हाँ, एक तो वो जानना प्रिंसिपल हो जरूरी है। गया कि भाई नाइन्थ हाउस का डिवीजन है। देखिए, नाइन्थ हाउस के डिवीजन के बाद D9 में भाव से ज्यादा राशियां इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना फर्स्ट भाव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भाव, राशि हमेशा इंपॉर्टेंस रखती है D9 में। रीजन, नाइन्थ हाउस के डिवीजन जब आप करते हैं तो जो राशियां निकाली जाती है वो पदा के आधार पर निकाली जाती हैं। हम्म, और मैंने बताया कि D9 पूर्व पुण्य है, डिवाइड हुआ है। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, मून का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और जब मून का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, राशियां नक्षत्र बेस्ड हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सनसाइन होता है, आई कम टू दैट ऑल्सो, कि सनसाइन भी हम लोग देखते हैं, बट जैसे ही मून की बात आएगी, नक्षत्र की बात आएगी, तो वहां पे मून का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, राशि का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपने देखना है किस किस राशि में कौन कौन प्लैनेट पड़े हुए हैं। जब आप क्लासिक्स पढ़ेंगे तो उसमें राशियों को लेके बहुत सारे टेक्निक दिए गए हैं। जैसे आप एक्वेरियस, कुंभ राशि में जो प्लैनेट आपके पड़ गए, आपके जीवन में वो सारे रिलेटिव, वो कारकत्व धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। जो स्कॉर्पियो में पड़ गए, आप बहुत एग्रेसिव होते चले जाएंगे, वहां झगड़ा होने का, वहां पेन मिलने का, पनिशमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर वही वीनस वाली राशि में है, राशि की मैं बात कर रहा हूं, चाहे टॉरस हो चाहे लिब्रा हो, यू आर लकी, यू आर गेटिंग ब्लेस्ड। तो वहां राशियों का इंपॉर्टेंस, तो अपन जब यहां से लेके जाते हैं तो भाव देखिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अब राशि को दीजिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग BTR करते हैं और D9 तक का BTR करते हैं, जबकि वहां 70-80% करना चाहिए BTR, बहुत जरूरी है, डिपेंड करता है कि अगले का क्वेश्चन क्या है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं पता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ये देख रहा है कि राशियां कमोबेश सेम ही है, ही कैन स्टिल प्रिडिक्ट ऑन दैट, सिर्फ राशियों को देख करके। अब आप जब यहां से दृढ़ कर्मा वाले प्लैनेट को लेकर के जाते हैं, तो आपने इवेल्युएट कर लिया अच्छा या बुरा है। अब आप फर्स्ट हाउस में रखते हैं उसको, और मान लीजिए मेलेफिक इन्फ्लुएंस में था, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट लाइफ में खुद से रिलेटेड व्यक्ति ने कुछ सिन किया है, जिसकी वजह से यह व्यक्ति इस जीवन में चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ की एनर्जी, सेल्फ का कॉन्फिडेंस, एक खुद का बल होना। हम लोग बोलते हैं यार मेरे पास आई हैव द विल पावर। तो जिसका रेट्रो एफ्लिक्टेड D9 के लग्न में है, उस व्यक्ति को खुद में ही प्रॉब्लम है, उसकी खुद की एनर्जी लो है, उसके पास खुद का स्वबल नहीं है, खुद का बल नहीं है किसी भी चीजों को, किसी भी चीज से फाइट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, जिस डे टू डे हम लोग करते हैं।
सेकेंड हाउस की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड हाउस हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेंस, सस्टेनेंस। भोगा की बात करते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसके भोगा की बात हो रही है? ये पास्ट लाइफ की भोगा की बात हो रही है। ऑनेस्टली बताऊं तो वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ द एफ्लिक्टेड रेट्रो इन द सेकेंड हाउस ऑफ D9, क्योंकि वो आपका जो पूर्व का जो अच्छा कर्म है उसको सस्टेन नहीं करा पा रहा है, क्योंकि सेकंड फीड करता है। अगर आप D9 का डिवीजन निकाल रहे हैं नाइन्थ हाउस का, तो बेसिकली आपका जो D9 का लग्न है वो नाइन्थ हाउस ही है, राइट। और उससे सेकंड उसका सस्टेनेंस है, तो भाग्य सस्टेन करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। अगर एफ्लिक्टेड रेट्रो प्लैनेट वहां है, जुपिटर है, देन आप अपने कम नॉलेज या गलत नॉलेज की वजह से अपने को अपना पूर्व पुण्य सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यही एफ्लिक्टेड जुपिटर, मैं जुपिटर की बात लेके चलता हूं, क्योंकि बहुत लोगों के, मैक्सिमम नहीं, बहुत से लोगों के चार्ट में जुपिटर रेट्रो रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और पॉजिटिव साइड में होगा तो दिस इज शोइंग कि यू हैव डन समथिंग रियली गुड, डोंट वरी। ये जुपिटर आपको इतना दे के जाएंगे, आप ऑल ऑफ अ सडन देखेंगे कि खास करके जो 30-32 का एज होता है, जो मेच्योरिटी एज है, क्योंकि भाग्योदय का जो समय होता है उसको बहुत इजीली डिकोड किया जा सकता है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, नाइन्थ में पड़ी हुई जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनमें जो सबसे मजबूत है उसके मेच्योरिटी एज पे आपका भाग्योदय होगा, खत्म, वन लाइनर, टेंशन नहीं लेना है, वही एज है। आप इवेल्युएट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस मेच्योरिटी एज पे यह व्यक्ति का भाग्योदय होने वाला है, पूरे पुण्य से जो आया है वो सस्टेन करेगा, और ये नॉलेज की वजह से ये होने वाला है, गुरु की वजह से होने वाला है। थर्ड हाउस जो है, देखिए थर्ड हाउस कान है, हम बोलते हैं थर्ड हाउस लेफ्ट राइट करते रहते हैं, और कान का मतलब होता है सुनना। सुनने का मतलब होता है एडवाइस कोई दे रहा है, भैया आपको कोई एडवाइस करेगा यहीं से जाएगा ना। अगर एफ्लिक्टेड जुपिटर रेट्रो वाले थर्ड हाउस में है, दिस इज शोइंग दैट यू हैव डन समथिंग इन द पास्ट लाइफ, जिसका पनिशमेंट है कि आप एडवाइस मानेंगे ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, एक दूसरा एस्पेक्ट है, आपको एडवाइस देने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, जो मिलेगा नहीं। मिलेगा वो गलत मिलेगा। लगेगा कि आपको वो आपका गुरु है, बट ही इज नॉट गिविंग यू द राइट एडवाइस, क्योंकि पास्ट में आपने ऐसा कर्म किया कि आपकी एडवाइस ही गायब है भाई। राहु अगर ट्राइन में आ गया तो ऑब्वियसली आप नहीं मानेंगे। अगर ऐसे है, और वो भी प्रिंसिपल मैं क्लियर करूंगा कि दो अलग अलग चीजें होती है, एक मैं और एक मुझसे। तो ये दोनों चीजें कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे कहां खुशी मिल रही है, हाउ आई एम परसीविंग इट। तो थर्ड हाउस में आपको एडवाइस की कमी हो जाएगी। फोर्थ हाउस मैं हमेशा कहता हूं ये एक रिस्की हाउस है, खर भावा है। खर भावा का मतलब होता है कि भाई आपने अगर पूर्व में अच्छा किया तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, अगर पूर्व में अच्छा नहीं किया तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एफ्लिक्टेड रेट्रो जुपिटर इन द फोर्थ हाउस प्रोटेक्शन का है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से है, क्योंकि इस जुपिटर की जो लॉर्डशिप होगी D1 में, वो दोनों हाउस से आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। वहां के आप देख लीजिए किसकी लॉर्डशिप है, वहां से क्या क्या निकल के आ रहा है, वहां पे आपको पनिशमेंट है। थर्ड हाउस से है, भाई से हो सकता है, ससुर से हो सकता है, शॉर्ट जर्नी में हो सकता है, लेखन में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल। तो ये फोर्थ हाउस प्रोटेक्शन का है, क्योंकि हमारे लिए प्रोटेक्शन कौन है? हमारी माँ। फोर्थ हाउस इज रियली इंपॉर्टेंट, शी प्रोटेक्ट्स। वो प्रोटेक्शन होता है, अगर वो अनकवर हो गया तो उसके बाद आप क्या पूर्व में किए हैं, इस जन्म में क्या कर रहे हैं, दैट इज ओवर, यू आर गोइंग टू गेट पनिश्ड। नेक्स्ट फिफ्थ हाउस बहुत इंटरेस्टिंग हाउस है, क्योंकि फिफ्थ हाउस नॉलेज का हाउस है। ये वो नॉलेज है जो आप कैरी कर रहे हैं, ये वो नॉलेज है जिसमें आपको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अभी हम लोग लाइव हैं, लाइव नहीं है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो जब लाइव जाएगा, मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं कि D9 के फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट पड़े हुए हैं आप उनको देख लीजिए। उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और गेन करते रहते हैं, क्योंकि पहले आपने उसको पढ़ रखा है। अब सोच के देखो, रेट्रो एफ्लिक्टेड जुपिटर अगर वहां चले गए तो आपके पढ़ने और समझने की एबिलिटी खत्म हो गई, मतलब पास्ट लाइफ में आपने नॉलेज गेन नहीं किया था। देन यू नीड अ गुरु। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस इज गुरु। सिक्स्थ हाउस
ये आपका रियल जो हम लोग बोलते हैं ना, ऋण रोग शत्रु बोलते हैं, लेकिन ऋण और रोग और शत्रु का मतलब क्या होता है? भाई ऋण का मतलब है ईएमआई भरना है। आप क्या, आपको एक एक दर्द महसूस होता है? सैलरी आई कट गई, टेंशन में रहते हैं, देना है अरेंज करके। रोग में क्या होता है? हो सकता है महल हो, लेकिन एक दुख है, भोग नहीं रहे। शत्रु क्या है? जरूरी नहीं कि वो गोली चलाएगा, जिसके सामने जाते ही आप अनकंफर्टेबल हो, पेन, मतलब ये हाउस ऑफ पेन। ये वन ऑफ द, अगर जब भी आप पढ़ेंगे तो 6 और 11 और 8 स्कॉर्पियो साइन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन भाव में 6 और 11, स्पेशली D9 में, ये पनिशमेंट्स क्या, उस यहां से आपको पनिशमेंट मिलता है। तो अगर जुपिटर रेट्रो होके अफ्लिक्टेड अगर इस भाव में बैठे हैं, आपके पास सब कुछ हो सकता है, बट व्यक्ति खुद ही पनिश होते रहता है। सारी पनिशमेंट आपसे रिलेटेड है। जुपिटर जीवा भी है, आप ही जुपिटर है। बरोबर। ये यह भी इंडिकेशन दिखाता है कि पास्ट लाइफ में ऋण रोग और शत्रु के मामले में आपने जो गलती करी थी उसका पनिशमेंट है, जिसकी वजह से आपका ऋण भी बढ़ रहा है, बीमार भी आप पड़ रहे हैं, और आपके शत्रु भी बढ़ रहे हैं। लेकिन रियल ऋण अगर देखना हो तो D9 के 8वें भाव में देखें। जिस व्यक्ति का एफ्लिक्टेड जुपिटर 8वें भाव में हो, उसका ऋण बढ़ते चला जाएगा। वो चाहेगा कम करना, कम नहीं हो पाएगा। उसको लग रहा है कि यार मैंने 100 रुपया लिया था, 10 रुपये पे ले आया, क्या बोल रहा है यार राजीव, क्या बोल रहा है? 10 से 5 आया, तब तक पता था 300 ले लिया उसने। वो इस तरीके से काम करता है। सेवेंथ भाव, सब लोग जानना चाहते हैं D9 सेवेंथ हाउस, शादी। भाई पार्टनर आपका प्रारब्ध से आ रहा है, जब तक कि राहु का उसमें इंटरेस्ट ना हो नई जर्नी शुरू करने का। अगर रेट्रो जुपिटर एफ्लिक्टेड बैठे, इज नॉट रेडी टू ब्लेस यू। वो ब्लेस करने के लिए मूड में नहीं है। शादी डिले हो जाएगी, एक मतलब ढंग का एफ्लिक्शन हो तो डिनायल भी हो जाएगा। ये पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर को पनिश किया था, उसके साथ गलत किया था। तो इस लाइफ में आपको पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, गेटिंग डिलेड। और ऐसे लोगों को देखिएगा जिनको पार्टनर नहीं मिल रहा है, अगर वो हाईली स्पिरिचुअल एलिवेटेड नहीं है, मान लीजिए स्पिरिचुअली, दे क्राई फॉर पार्टनर। दिस इज पनिशमेंट। उनके दिमाग में हमेशा रिलेशनशिप चलते रहता है। 8 मैंने बताया। 9 इज गुरु। अगर जुपिटर रेट्रो एफ्लिक्टेड 9th हाउस में है, आपको उपदेश देने वाला ही नहीं मिल रहा है जी। आपको मिला, आप उससे ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज जीवा इज जुपिटर, जीवा इज जुपिटर, जीवा इज यू हैव डन सम सिन। सामने गुरु बैठे हैं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो 3 और 9 में संबंध बहुत यूनिक है। 3 से सुनते हैं, 9 से बोला जाता है। 3 आपका एडवाइस मिल रहा है आपको, और 9 नंबर देने वाला है। तो 3 अगर खराब हो रहा है तो 9 भी खराब हो रहा है, जुपिटर से सामने पड़ रहा है। 9 खराब हो रहा है तो 3 भी गया। तो इसका मतलब इस व्यक्ति के लाइफ में उपदेश देने वाला ही गायब है, एडवाइस देने वाला ही गायब है। 10 नंबर जो घर है D9 का, वो आपका कर्म है, जो आप कर्म करते हैं। रेट्रो जुपिटर वहां बैठ गए, व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहेगा। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। कर ए रहा है, इंटरेस्ट उसका बी में है, धीरे धीरे ए छूट गया, बी नहीं पकड़ा उसने। वो काम ही उसको मन ही नहीं लगेगा, उसको मन नहीं करेगा कि आज ऑफिस जाए। आप बहुत से लोग मिल जाएंगे, अरे यार छोड़ो, छुट्टी हो जाती तो बढ़िया हो जाता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। दैट इज कमिंग फ्रॉम पास्ट। ऐसा नहीं कि वो इस लाइफ में उसकी टेंडेंसी जस्ट ऐसे ही आ गई, वो पास्ट लाइफ से आ रही है। 11th हाउस, चूंकि अब राशि भी आ गई एक्वेरियस, पनिशमेंट। 2 लॉर्डशिप देख लो, वो रिलेटिव छूट जाएंगे, वो काम छूट जाएगा, वो जगह छूट जाएगी आपसे, और आप उन मामलों में अकेले पड़ जाएंगे। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्षा। रियल मोक्षा जिसको आपको देखना है ना, तो D9 के 12th हाउस में देखें। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि 9th हाउस का डिवीजन कीजिएगा, तो जो D9 का जो लगना है, दैट इज योर फर्स्ट। जो लगना है वो 9th हाउस है। 9th हाउस, तो 9th 9 हाउस। से एक घर पीछे 8th हाउस, जहां से आपका एग्जिट होता है। जो मैं व्यक्ता व्यक्ता का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि 8वें से आपका, 7वें बरोबर। मरे, 8वें से एग्जिट पॉइंट है। अब मोक्ष, एग्जिट या मरने का मतलब शरीर त्यागना नहीं होता है। 2 चीजें होती है। एक, रियल मोक्ष, जहां आपको शरीर त्याग के आत्मा जो है वो बैकुंठ की तरफ की जर्नी शुरू करती है, बिकॉज दिस इज द जर्नी ऑफ द सोल। और सेकंड होता है ट्रांसफॉर्मेशन।
कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर जुपिटर रेट्रो है, एफ्लिक्टेड है, 12th हाउस में बैठे हैं, यू डोंट हैव ब्लेसिंग टू गेट ट्रांसफॉर्म। आपकी जो मौत भी होगी ना, वो विचित्र तरीके से, ऑल ऑफ अ सडन, अननोन तरीके से होगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ कैसे, या रिलेटिव नहीं समझ पाएंगे ये इस आदमी के साथ हुआ कैसे, कल तक तो ठीक ही था, ऑल ऑफ अ सडन ये क्या हो गया। अगर यही अच्छे कंडीशन में हो, यू बिलीव मी, जो भी ग्रह 12th हाउस में अच्छे कंडीशन में हो, उस ग्रह से रिलेटेड आप काम कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट आपका विष्णु जी से कनेक्शन है, क्योंकि ये विष्णु चार्ट है, बैकुंठ उन्हीं का ओ, जगह है। यू विल फील कनेक्टेड विद द गॉड। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट, अगर मून है, आप गाना गाते हैं, मरकरी है, आप मिमिक्री भी कर लेते हैं, तो आप जब वो काम करेंगे तो आपको लगेगा आप ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, लोग भी देखेंगे, बोलेंगे यार कितना बढ़िया है ना, दे फील कनेक्टेड। तो ये भावों को समझना है कि ये सारे भाव क्या बता रहा चाहिए, ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। फिर आप इसमें स्किल सेट देख सकते हैं कि भाई आपको क्या स्किल सेट है। जैसे 1 5 9 आपका स्किल सेट बताता है, जुपिटर रेट्रो होकर के, सैटर्न रेट्रो होकर एफ्लिक्टेड बैठे हुए हैं, उस पर्टिकुलर हाउस, उस जो ग्रह वहां बैठे हैं, वो स्किल सेट गायब हो गया, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसमें बहुत डरना नहीं है, क्योंकि आप, हमेशा ये लगता है कि यार रेट्रो हैं, एफ्लिक्टेड हैं, बहुत खराब देंगे, इसीलिए आपको रेमेडी प्रोवाइड की गई है। जब तक कि पाप करतरी और एक रेट्रो इन्वॉल्व नहीं हो, अगर सिर्फ पाप करतरी है या सिर्फ रेट्रो है, दोनों कंबाइंड नहीं, क्योंकि दोनों कंबाइंड होने के बाद कोई उपाय नहीं है। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों की रेमेडी आप कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये आप इस तरीके से रेट्रो प्लैनेट को इवैल्यूएट करते हैं नेटल चार्ट में। इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है जो आप किसी चार्ट में देखे हो? उससे ज्यादा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का भी मेरे ख्याल से रेट्रो है। हाँ, हम लोग देख रहे थे हाँ। आज। मतलब सही बताऊं तो उनका जुपिटर सैटर्न दोनों भाई का रेट्रो है। मेरा मेरा चार्ट, खुद का चार्ट भी है, रेट्रो वाला ही है। और हमें ये लगता है कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, देखिए दोनों साथ में जर्नी शुरू किए थे, दोनों को अपने पिता से मिला था विरासत के रूप में, वहां से उन्होंने शुरुआत करी थी, चाहे वो 5 रुपए मिला हो या 5 करोड़ मिला हो। बिल्कुल। एक का ऊंचाई देखी और दूसरा गर्त में चला गया। दोनों के चार्ट में जुपिटर और सैटर्न रेट्रो है। आप चेक कीजिए कहां उनका प्लेसमेंट है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि पास से वो क्या लेकर के आ रहे हैं। और जब आप देखेंगे, मान लीजिए जुपिटर रेट्रो 6th हाउस में है, तो पहले दिमाग में क्या आएगा, ये तो बड़ा खराब भाव है। लेकिन जुपिटर अच्छे कंडीशन में होकर के, रेट्रो होकर के 6th हाउस में बैठे हैं, ये आदमी लोन उठा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, इजिली लोन मिल रहा है इसको। राइट। ठीक है। अगर सन से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है इसको। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनिल अंबानी के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि सैटर्न 10th में बैठ के एक्सचेंज में है मून के साथ। उनके कहां साथ। चले जाते हैं, खर भावा में, सजिटेरियस लगना है। बिल्कुल। D1 में जो लॉर्डशिप है वो सेकंड और थर्ड हाउस की है, सेकंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ गया, खर भावा प्रोटेक्शन ओवर। थर्ड हाउस न्यू बिगनिंग, व्हाट ही वाज डूइंग, मेटिंग प्लेस, सोशल। हाँ, नॉट एग्जैक्टली, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, सॉरी अगर उनको बुरा लगे तो, लेकिन न्यू बिगनिंग गया। 3 7 11 में सोशल में लगे हुए थे, वो हाई फाई। वो मैंने एक और वीडियो में बताया भी, जहां एलन मस्क को उनके चार्ट को एक्सप्लेन हाँ। किया, जब फ्री विल एलन वाले, मस्क हाँ, उच्च फ्री अभाव विल का वाले फ्री विल यूज उसमें, करने वाले। करेक्ट। अब हमने D9 में इनके पोजीशन को देख लिया, तो यहां तक लगेगा कि हाँ यार, नेटल चार्ट देख रहे थे, D9 का इंपॉर्टेंस है, तो पास्ट में आके देखना है, तो उसके पोजीशन को देख के मुझे आइडिया मिल गया। अब उन लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब उन लोगों को मिल गया होगा जिन्होंने ये पूछा था कि कैसे बोलते हो कि D9 पास्ट है, कहाँ पढ़े हो। तो भाई, सबसे पहली चीज है, किताबें पढ़िए, जेन्युइन किताबें पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, उसको जस्ट सुनिए, और किताबें पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि जितनी ज्यादा हो किताबें पढ़िए और डिकोड कीजिए, ऑब्जर्वेशन चार्ट देखिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, जब तक चार्ट नहीं देखेंगे उसका कोई मतलब नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, नीलम अंबानी के चार्ट में मून बैठा हुआ था जी, कैंसर का, बड़ा इसका कैप्रिकॉन का, मकर का, और इधर बैठे हुए थे सैटर्न 10th हाउस में। सन के साथ से सपोर्ट मिलना चाहिए, एक्सचेंज हुआ, मैं बोलता हूँ, सन का सपोर्ट हट गया, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया, प्रोटेक्शन हट गया क्योंकि 4th हाउस में चले गए। और फिर हमने लॉर्डशिप देखी, बहुत इजीली डिकोड हो पाया।
लेकिन अगर सिर्फ सुन लेंगे कि ये प्रिंसिपल है और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। वक्री होते हैं उसका मतलब क्या है, इसको एक और आप तरीके से समझें। सूर्य और चंद्रमा दोनों सीधा चलते हैं सदैव, राहु और केतु उल्टा चलते हैं। दे डोंट प्रेफर फॉलोइंग द गवर्नमेंट, जो सत्ता है उसको फॉलो करना वो पसंद नहीं करते। बिल्कुल। बाकी ग्रह उनके लिए फिक्स नहीं है, ये चलते हैं सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से, फिर डिस्टेंस के हिसाब से ये रेट्रो होते हैं। जब ये रेट्रो होते हैं दे स्टार्ट फॉलोइंग राहु केतु। और हम क्या बोलते हैं, राहु केतु दे आर, दीज आर द नोड्स ऑफ मून, दे आर वेरी कार्मिक प्लैनेट, दे आर ब्रिंगिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। मून इज पास्ट, उसके बिल्कुल। नोड्स है, कार्मिक है, पिछले लाइफ से लेके आ रहे हैं भैया। तो बाकी ग्रह जब रेट्रो हो गए, राहु केतु को फॉलो करने लगे, व्हाट डज इट मीन, दे विल गो एंड ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। वेरी सिंपल, टू सी व्हाट इज कमिंग, पास्ट इज नॉट द प्रीवियस हाउस, पास्ट इज यस। D9। जी नहीं। गो टू D9, वहां से जाकर के देखें।